डॉक्टर मान सिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है प्रथम वर्ष कला के लिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत संतुलन की संकल्पना। संतुलन की संकल्पना को देखने के लिए सर्वप्रथम हमें ये देखना आवश्यक है कि पृथ्वी के धरातल पर कुछ ऊपर उठी हुई भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत है, पठार है। वहीं दूसरी ओर कुछ नीचे धसे हुए भूभाग हैं, जैसे सागर है, खाड़ियाँ हैं, झीलें हैं। एक तरफ ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, दूसरी तरफ नीचे धसे हुए भूभाग हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, जैसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में एवरेस्ट चोटी को देखें तो उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहीं सबसे निचले स्थल के रूप में यदि निचले भूभाग के रूप में देखें तो फिलीपाइंस द्वीप समूह के पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर गर्त स्थित है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। एक तरफ एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। चैलेंजर गर्त की गहराई है 11,033 मीटर। तो ये स्वाभाविक क्वेश्चन उठता है कि इतना ऊंचा उठा हुआ भूभाग और इतना नीचा धसा हुआ भूभाग किस प्रकार से स्थिर अवस्था में है, क्योंकि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो घूर्णन गति, जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ 24 घंटे में 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। वहीं पृथ्वी अपनी वार्षिक गति के अंतर्गत 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 365 सही 1/4 दिन में अपनी कक्ष तल पर चक्कर लगाती है। इतनी तीव्र गति से जब पृथ्वी घूमती है और एक तरफ ऊंचा उठा हुआ भूभाग है जैसे एवरेस्ट चोटी, दूसरी तरफ नीचे धसा हुआ भूभाग है चैलेंजर गर्त, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। इन दोनों में संतुलन कैसे रहता है, स्थिरता कैसे बनी रहती है, इसी तथ्य के आधार पर ही संतुलन की संकल्पना प्रारंभ हुई। संतुलन की संकल्पना को प्रारंभ करने से पहले संतुलन का अर्थ जान देना आवश्यक है। संतुलन से हमारा तात्पर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से जब घूम रही है, उस तीव्र गति से घूमती हुई पृथ्वी पर ऊंचे उठे हुए भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ऊपर उठे हुए भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, वही दूसरी तरफ धसे हुए भूभाग झीलें, सागर, इन दोनों के मध्य जो यांत्रिक स्थिरता की दशा पाई जाती है उसे हम संतुलन के रूप में जानते हैं। अर्थात ऊंचे उठे हुए भूभाग तथा नीचे धसे हुए भागों के मध्य पाई जाने वाली यांत्रिक स्थिरता की दशा को हम संतुलन के रूप में जानते हैं। जब हम संतुलन की चर्चा कर रहे हैं तो संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले डटन महोदय ने 1889 में किया था। डटन महोदय ने 1889 में किया था। डटन महोदय ने संतुलन शब्द के लिए आइसोस्टेसियस शब्द का प्रयोग किया था। इस आइसोस्टेसियस शब्द का अर्थ है समस्थिति, अर्थात पृथ्वी के धरातल से कुछ गहराई पर एक तल है। इस तल के नीचे जितने भी
चट्टानें हैं उनका एक समान घनत्व है, लेकिन इस तल के ऊपर, जिसे समदबाव तल के रूप में देख सकते हैं, क्षतिपूर्ति तल के रूप में देख सकते हैं, इस तल के ऊपर जितने भी भूभाग पाए जाते हैं उनके घनत्व में समानता नहीं पाई जाती है। जो भूभाग इस तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। इसके विपरीत जो भूभाग जितना ज़्यादा नीचा होता है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। यद्यपि डटन महोदय ने सबसे पहले संतुलन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इस संतुलन की संकल्पना पर कार्य 1859 में हो गया था। 1859 में तत्कालीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के द्वारा उत्तरी मैदानी भागों में अक्षांशों के निर्धारण के लिए जब काम किया जा रहा था, उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय जब त्रिभुजीकरण विधि एवं खगोलीय विधि के द्वारा अक्षांशों का निर्धारण कर रहे थे, उस समय कल्याण एवं कल्याणपुर नामक दो स्थानों के मध्य जब इन दो विधियों के माध्यम से मान लिए गए तो उन दोनों मानों में अंतर आया, और वह अंतर इस प्रकार से आया। त्रिभुजीकरण विधि से जब मान लिया गया तो 5 डिग्री 23 मिनट 294 डिग्री इसका मान आया। खगोलीय विधि में 5 डिग्री 23 मिनट 058 सेकंड आया, और इन दोनों में अंतर 5.236 सेकंड का अंतर आ गया। जब यह अंतर उसके सामने आया तो सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय ने इसके बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जॉर्ज एरी महोदय से पूछा कि हमने उत्तरी भारत के मैदानी भागों में अक्षांशों के माप के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण को हमने त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि से लिया है, लेकिन इन दोनों में माप में अंतर 5.236 सेकंड आ गया। इसका कारण क्या है? सर जॉर्ज एरी महोदय ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान जो उत्तरी मैदानी भागों में स्थित है, उससे 60 मील की दूरी पर हिमालय पर्वत स्थित है। 60 मील की दूरी पर हिमालय पर्वत स्थित है, और इस हिमालय पर्वत के कारण से इस सर्वेक्षण में प्रयुक्त पेंडुलम को हिमालय पर्वत अपनी आकर्षण शक्ति के कारण से खींच रहा है, और जैसे ही हिमालय पर्वत अपनी आकर्षण शक्ति के कारण से इसको खींच रहा है, उसके कारण से यह अंतर आया है। इससे जॉर्ज एवरेस्ट महोदय की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जॉर्ज एवरेस्ट महोदय प्राट महोदय के सामने गया। प्राट महोदय के सामने एवरेस्ट महोदय ने इसी जिज्ञासा को रखा। प्राट महोदय ने अपने अध्ययन के आधार पर जब पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल का घनत्व 2.7 तथा सीमा का घनत्व 3.5 मानकर के अध्ययन किया, तो उसने पाया कि यह अंतर 5.236 सेकंड ने होकर के 15.885 सेकंड आना चाहिए। दोनों माप का अंतर 5.236 सेकंड ने होकर के 15.885 सेकंड आना चाहिए।
अर्थात हिमालय पर्वत में जितनी आकर्षण शक्ति है उसका प्रयोग वह वास्तविक रूप में नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए प्राट महोदय ने कुछ तथ्य उल्लेखित किए, जिसमें पहला तथ्य उसने बताया कि हो सकता है हिमालय पर्वत अंदर से खोखला हो और अंदर से खोखला होने के कारण से हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, हिमालय पर्वत खोखला नहीं हो सकता है। दूसरा तथ्य उसने उल्लेखित किया कि हिमालय पर्वत पर जो अत्यधिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जो हिमालय पर्वत ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका संतुलन उसके नीचे स्थित कम घनत्व वाले पदार्थों से हो जाता है। इस कारण से हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। तीसरा, यह हो सकता है कि हिमालय पर्वत स्वयं ही कम घनत्व वाले पदार्थों से बना हो, जिसके कारण से वह अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हो। चौथे कारण के रूप में उसने बताया कि हिमालय पर्वत, चौथे तथ्य के रूप में उसने उल्लेखित किया कि पृथ्वी के धरातल के नीचे एक तल है जिसे उसने क्षतिपूर्ति तल बताया, और उस क्षतिपूर्ति तल के नीचे चट्टानों का घनत्व एक समान होता है, लेकिन इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर स्थित चट्टानों के घनत्व में समानता नहीं होती है। इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर जो चट्टान या जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है, और जो भूभाग जितना कम नीचा होता है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। तो इन चारों कारणों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है। यदि हम संतुलन की संकल्पना को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें J.A. स्टीयर्स महोदय के एक कथन को याद कर लेना चाहिए। J.A. स्टीयर्स महोदय ने अपनी अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक में उल्लेखित किया है, इक्वल मास मस्ट अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया। इक्वल मास अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया, इक्वल सरफेस एरिया। अर्थात समान धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ की मात्रा समान होनी चाहिए। इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है, लेकिन वह दबाव उतना ही डालता है जो निचला भूभाग है। अर्थात पर्वतीय भूभाग भी उतना ही दबाव डालते हैं क्षतिपूर्ति तल पर जितना मैदानी भाग डालते हैं, और दोनों जब समान दबाव डालते हैं तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर संतुलन बना रहता है।